मायावती पूरे एक्शन में हैं। अशोक गहलोत से अपना सारा पुराना हिसाब किताब करने के मूड में हैं। मायावती के तेवरों से साफ है कि गहलोत की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। अशोक गहलोत को पूरी तरह से घेर रखा है। इससे बचकर निकलना गहलोत के लिए बहुत आसान तो नहीं दिख रहा। सचिन पायलट, मायावती और बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी विधायकों के विलय को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह दी। मायावती ने कहा, कांग्रेस में बीएसपी के विधायकों का विलय असंवैधानिक और अनैतिक तरीके से किया गया है। मायावती ने इस संबंध में आगे कहा, राजस्थान में चुनाव परिणामों के बाद बीएसपी ने कांग्रेस को अपने सभी 6 विधायकों का साथ बिना शर्त समर्थन दिया। फिर भी सीएम गहलोत ने अपने दुर्भावनापूर्ण इरादे से और बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के लिए विधायकों को कांग्रेस में मिला लिया। कांग्रेस को अब इसका सबक जरूर सिखाया जाएगा। मायावती ने कहा कि वो इस मामले को किसी भी सूरत में ठंडा नहीं होने देंगी, इसे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगी। मायावती ने आगे कहा कि गहलोत सरकार का ये बयान काफी हास्यास्पद है कि वो बागी हुए विधायकों के लिए कह रहे हैं कि उनके विधायक चोरी हो गए, जबकि इन्होंने स्वयं इस कार्य को किया जिसको ये चोरी कहते हैं। मायावती ने आगे कहा कि बीएसपी विधायकों को मिलाने का काम असंवैधानिक होने के साथ साथ अनैतिक भी था। अनैतिक इस लिहाज से भी है क्योंकि जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराते हुए बीएसपी को वोट दिया था। खुद गलत काम करते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ यही कहावत हो गई कि उल्टा चोर। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने भी मीडिया को इस संबंध में सूचना दी है कि पार्टी कांग्रेस में बीएसपी विधायकों के विलय के मामले में पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने ये भी साफ किया है कि जल्द ही बीएसपी की ओर से इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक मदन दिलावर एक बार फिर नई याचिका लेकर राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गए। एक दिन पहले ही हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की थी, लेकिन इस बार वे दूसरी याचिका के साथ हाईकोर्ट पहुंच गए। ताज्जुब की बात यह है कि कांग्रेस ने देश भर में राजभवनों का घेराव किया, लेकिन जयपुर में हिम्मत पहले ही जवाब दे गई। कितनी अजीब बात है कि जिस राज्यपाल से शिकायत है वहां घेराव करने के बजाय कांग्रेस नेता पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करते रहे। मुलाकात के लिए होटल पहुंचे लोगों को नजरअंदाज कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही वहां से निकल गए हों, लेकिन ऐसा कब तक संभव है? ये जरूर है कि विधानसभा नहीं चल रही है, लेकिन क्या कोरोना वायरस जैसी महामारी के दौरान विधायकों को अपने इलाके में नहीं होना चाहिए था? 2 हफ्ते से वे किस नैतिक बल के बूते होटल में पड़े हुए हैं? जैसे मुख्यमंत्री को खोजते खोजते लोग होटल पहुंच जा रहे हैं, क्या अपने विधायकों की तलाश में वे होटल नहीं पहुंच सकते? जनप्रतिनिधियों से इलाके के लोगों के अक्सर काम पड़ते रहते हैं। अगर वे विधानसभा में नहीं मिलेंगे, अपने इलाके में नहीं मिलेंगे, तो लोग होटल नहीं पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? क्या अशोक गहलोत के दिमाग में कभी ये बात भी आई होगी कि तब क्या होगा जब राजस्थान के लोग वो होटल घेर लेंगे जहां विधायकों को रखा गया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दांव अब उल्टे पड़ने लगे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो देश भर में राजभवनों पर विरोध प्रदर्शन करने और राजस्थान में खामोश रहने का क्या तुक बनता है? जहां दिक्कत है वहां कोई हरकत नहीं और पूरे देश में विरोध का ढिंढोरा पीटने का क्या मतलब है? ये तो बड़ा ही हास्यास्पद फैसला रहा। राजभवन के मामले में ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी कांग्रेस को यू टर्न लेते देखा गया। स्पीकर ने हाईकोर्ट के जिस निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, उसे भी वापस ले लिया गया। अगर ऐसा ही करना था तो जाने की ही क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही स्पीकर सीपी जोशी को ताकीद किया था। आपको आने की क्या जरूरत रही? आप तो न्यूट्रल हैं। सुनने में आया कि कांग्रेस में राजस्थान की लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ने को लेकर एक राय नहीं बन पा रही थी। एक धड़ा जरूर इसके पक्ष में रहा, लेकिन दूसरा तो बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने के बाद कांग्रेस ने राजस्थान की लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ने का फैसला जरूर किया है।
लेकिन अशोक गहलोत अब अपने ही बुने जाल में फंसने लगे हैं। अशोक गहलोत सरकार की तरफ से विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर दूसरा प्रस्ताव भी राज्यपाल कलराज मिश्र ने खारिज कर दिया है। कुछ सवालों के साथ एक नया पत्र भी लिखा। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यपाल के पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि सत्र न बुलाए जाने जैसी उनकी कोई मंशा नहीं है। कांग्रेस की ओर से यही सवाल प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला उठा रहे हैं। अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे तो थे, लेकिन 4-5 घंटे में ही समझ आ गया कि वहां भी दांव उल्टा पड़ सकता है। लिहाजा सबको लेकर वे फिर से होटल लौट गए। दरअसल अब ये डर भी सताने लगा है कि देर होने से कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। बाकी सफर में देर करके दुर्घटना को टाला जा सकता है, लेकिन राजस्थान की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में बिल्कुल उल्टा हो सकता है। बाकी मामलों में भले ही देर के आगे अंधेर न हो, लेकिन यहाँ देर के आगे अंधेर भी है। सचिन पायलट गुट के विधायक हेमाराम चौधरी ने एक वीडियो बयान में कहा कि अशोक गहलोत खेमे के 10-15 विधायक उनके संपर्क में हैं, जो आजाद होते ही उनका साथ छोड़ देंगे। हेमाराम चौधरी ने अशोक गहलोत को चुनौती देते हुए कहा, एक बार वो विधायकों पर लगा पहरा हटा दें तो देखें, साफ हो जाएगा कि उनकी सपोर्ट में कितने विधायक हैं। अशोक गहलोत ने एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी दी है, वो ये कि राजस्थान के राजनीतिक संकट को लेकर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर भी बात हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को राजस्थान के मामले में पत्र लिख चुके अशोक गहलोत की बातों से तो ऐसा ही लगता है कि उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र की शिकायत की है। करीब करीब वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की थी। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरह अशोक गहलोत ने ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। देखते हैं, उद्धव ठाकरे से तो प्रधानमंत्री मोदी ने इतना ही कहा था और नतीजा भी देखने को मिला। अशोक गहलोत के मामले को भी उसी नजरिए से समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पहले सिंधिया और अब पायलट के बाद कांग्रेस में एक बार फिर सोनिया गांधी की टेम्पररी व्यवस्था के खिलाफ सुगबुगाहट तेज हो गई है। संदीप दीक्षित का कहना है कि पार्टी में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। अगर इस समय पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिलता है तो बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी को प्राथमिकता के आधार पर पहले ही पार्टी के नेतृत्व के मसले का समाधान कर लेना चाहिए था। संदीप दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस में असमंजस की भावना है और ये महसूस किया जा रहा है कि पार्टी को आगे ले जाने के लिए उन्हें अंतरिम अध्यक्ष के साथ ही अपना काम करना होगा। संदीप दीक्षित ने कहा कि वो किसी व्यक्ति विशेष से बंधे हुए नहीं हैं। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि पार्टी का अध्यक्ष कौन हो, उसका चुनाव कैसे हो, राहुल गांधी हो या कोई और। किसी का भी चयन मनोनयन के जरिए पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय पार्टी को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की सख्त जरूरत है। दीक्षित का ये बयान इस लिहाज से अहम है क्योंकि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी का कार्यकाल अगले महीने के शुरू में ही खत्म हो रहा है और पार्टी अगले अध्यक्ष के चयन को लेकर अभी भी जूझ रही है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी अध्यक्ष के तौर पर बहुत ही योग्य और सराहनीय काम कर रही हैं। पहले उन्होंने इसलिए पद छोड़ा था कि क्योंकि वो चाहती थी कि राहुल गांधी आगे बढ़ें और अध्यक्ष पद को संभालें और वे पीछे बैठकर काम करें। दीक्षित ने कहा कि अभी अंतरिम व्यवस्था है। अगर आप अंतरिम अध्यक्ष हैं तो कांग्रेस के लिए आप दीर्घकालिक फैसले नहीं ले पाएंगे, इसलिए पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए ये सही समय है। चाहे जो भी हो, उन्होंने कहा, हमें पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, चाहे वो मिस्टर ए हो या मिस्टर बी या मिस्टर गांधी हो, ये कोई मुद्दा नहीं है। पार्टी का निर्माण विचारधारा और सामूहिक नेतृत्व से होता है। दीक्षित ने कहा कि मिस्टर गांधी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि वे दोबारा पार्टी अध्यक्ष नहीं बनने वाले। फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता कहां चक्कर लगाते रहे, कोई फैसला क्यों नहीं लिया।
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता के नेतृत्व के मसले को सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित ने कहा कि सिंधिया के चुनाव हारने के बावजूद पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने और राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव किया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जन नेता का दावा करने वाले नेता को लोगों के फैसले को स्वीकार करते हुए बिना किसी पद के रहकर क्षेत्र में काम करना चाहिए और दोबारा अपनी सीट पर जीत हासिल करनी चाहिए। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के बीच से ही नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में मार्गरेट आल्वा ने ये कहा था कि राहुल गांधी को युवाओं की टीम बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कार्य समिति में 4-5 लोगों को छोड़ दें तो बाकी बैठे सभी लोगों की औसत उम्र 75 से 85 के बीच है। यही लोग राहुल जी को आगे नहीं आने दे रहे। हाल ही में कपिल सिब्बल ने राजस्थान में कांग्रेस के संकट पर चिंता जताई थी और कहा था कि हम कब जाएंगे? क्या हम तब जाएंगे जब हमारे सभी घोड़े अस्तबल से निकल चुके होंगे?